आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एमएसपी एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स बिकॉज ऑफ विच एमएसपी वाज आल्सो इन द न्यूज रिसेंटली. So we'll see what is important for us from the examination point of view and we will discuss about the MSP and कुछ चीजें हैं जो हम discuss करेंगे about the key points about why, like what are the factors for recommending MSP. We'll as we go around, but more importantly जो आज हम discuss करना चाहते हैं वो ये है कि there was a recent debate about legalization of the MSP. तो हम उसके बारे में our focus would be majorly to discuss that for today. So there were unions that were seeking legal guarantee for MSP, so that will be our focus of discussion. So we will see the implications of that. अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो देखिए हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करता है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर अबाउट 24 commodities. That number changes, but हाँ 24 commodities. And देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज आप दैट वी कैन नोट इज देखिए शुगर केन के लिए एमएसपी अनाउंस नहीं किया जाता, ठीक है. उसके लिए देयर इज दिस एफआरपी, दैट इज अ फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस व्हिच इज बेसिकली लाइक एमएसपी. तो शुगर केन के लिए क्या होता है, शुगर केन के लिए प्राइवेट ट्रेडर्स और प्रोसेसर्स पे द pay this FRP. So basically sugar mills are required to pay farmers the central FRP, that is the fair and remunerative price for cane. कुछ states उससे FRP से थोड़ा ज्यादा भी सेट कर सकते हैं. Some state governments fix it even higher in this and they call that the advice prices. So sugar mills are required to do so by law. But हम MSP की बात अगर करें तो देखिए थियोरी में ये आइडिया ये है कि फार्मर्स हु ग्रो दीज क्रॉप्स शुड रिसीव अ मिनिमम प्राइस फॉर वॉट एवर दे आर प्रोड्यूसिंग, व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग. अब हर बार तो ऐसा होता नहीं है कि फार्मर्स को जो प्राइस मिलनी चाहिए उनके क्रॉप्स के लिए वो मिलती है. इसीलिए इसी मोटिव से एमएसपी इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है. 1965-66 के टाइम पर उस सीजन में एमएसपी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर वीट एंड अभी बहुत सारे इट कवर्स अ लॉट ऑफ 23-24 क्रॉप्स. अब ये जो है ये अनाउंस किया जाता है वीक्स अहेड ऑफ द खारिफ एंड राबी सोइंग सीजन्स. अब इसका मेन मोटिव क्या था, ये इंट्रोड्यूस करने का क्या मोटिव था? सी बेसिकली इट वाज इंट्रोड्यूस ताकि फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया जाए फूड क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जब इंडिया वाज फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स. तो यहाँ पर क्या होता, गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो प्रोक्योर करती हैं एमएसपी को यूज करके. सो देयर आर द गवर्नमेंट एजेंसीज दैट इज द एफसीआई मेजरली. द गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक द एफसीआई यूज दिस एमएसपी एंड दे प्रोक्योर wheat and paddy for there is the central pool. देखिए बैकग्राउंड में हम उतना नहीं जाएंगे बट एक ब्रीफ बैकग्राउंड देख लेते हैं इन अ सिंपल वे, सिंपल तरीके से इसको देखेंगे. सो देखिए अब इंडिपेंडेंस के पहले एग्रीकल्चर जो है वो एक्सप्लॉइटेड था बाय द जमींदारी सिस्टम के थ्रू. इट वाज डोमिनेटेड बाय दीज लार्ज लैंडलॉर्ड्स एंड आज भी अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर इज डोमिनेटेड बाय लार्ज फार्मर्स. सो इन today's times if we see आज भी large farmers dominate the scene because see small and marginal farmers को अगर हम देखें तो more than 85% farmers are small and marginal farmers. But how much of the land do these small and marginal farmers hold? Just 47.3 around 47% of the land they hold. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी का लैंड है दैट इज हेल्ड विथ द लार्ज फार्मर्स. इसीलिए टुडे आल्सो लार्ज फार्मर्स डोमिनेट द सीन. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या होते हैं, दे ओन लेस देन 2 hectares ऑफ द लैंड. ठीक है. अब फार्मर क्या करता है, फार्मर सेल्स हिज और हर प्रोड्यूस टू द ट्रेडर. पर होता क्या है कि फार्मर जो है देयर आर
a large number of sellers, that is large number of farmers, but there are very less number of traders. So ये एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है जहां पर द बायर यानी कि जो ट्रेडर्स होते हैं दे आर इन अ डोमिनेंट पोजिशन और ये इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फार्मर्स को. So, to make sure that these farmers are not dominated by these traders, government decided कि उनको एक system लाना चाहिए जहां पर farmers जो हैं they will be able to sell their produce. अब government said they wanted to develop a specific area that is called a mandi, that would be governed by a committee that was called the APMC. So a mandi is a specified area that was going to be governed by an APMC. अब इस मंडी में इन दिस मंडी और एपीएमसी क्या करना, एपीएमसी का काम था लाइक व्हेन दे स्टार्टेड एपीएमसी's जॉब वाज टू इंश्योर दैट अ फार्मर सेल्स हिज प्रोड्यूस टू अ लाइसेंस्ड ट्रेडर. और वो लाइसेंस कौन देगा? लाइसेंस वाज टू बी गिवन बाय एपीएमसी. तो इस तरह से चीजें चल रही थी. फार्मर वाज टू सेल द प्रोड्यूस इनसाइड द मंडी थ्रू प्रोसेस ऑफ ऑक्शन. अब ऑक्शन के थ्रू फार्मर्स को प्राइजेस मिलते हैं. तो अलग अलग ट्रेडर्स जो है अलग अलग प्राइजेस दे रहे थे एंड थियोरेटिकली जो है फार्मर्स had to come one by one and the farmer would sell to the highest bidder. But soon ये रियलाइज हुआ कि एपीएमसी जो है अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रही है. अब बहुत सारी चीजें हैं दैट मच वी डोंट हैव टू गो इनटू द बैकग्राउंड. जब पर ये है कि जब एपीएमसी काम ठीक से नहीं कर पा रही थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो जो फार्मर्स थे दे फॉर्म्ड अ लॉबी एंड गवर्नमेंट सेड बिकॉज फार्मर्स आर नॉट गेटिंग एमएसपी, गवर्नमेंट सेड व्हाई नॉट एंटर द मार्केट एज अ ट्रेडर. Government said we'll enter the market as traders and government entered the market as FCI, which is जिसको हम एक लार्ज ट्रेडर की तरह मान सकते हैं. ठीक है. तो गवर्नमेंट जैसे हमने देखा बाकी ट्रेड ऑक्शनिंग चलता है. अब गवर्नमेंट came into the picture and said we will produce or we will procure your crop at MSP. ठीक है. And the trader यहाँ पर यानी कि द एफसीआई ये कहता है कि फार्मर को ये बोलता है कि देखिए आप फ्री हैं, आप जाके अपना प्रोड्यूस किसी और को भी बेच सकते हैं इन द मार्केट. बट अगर कोई आपको इस पर्टिकुलर प्राइस से यानी कि एमएसपी से कम प्राइस दे रहा है तो आप हमसे एमएसपी पर बेच सकते हैं. यू कैन सेल इट टू अस एट एमएसपी इन द मंडी. तो क्या होता है कि एमएसपी जो है ये एक अश्योर्ड प्राइस है एट विच फूड ग्रेन्स आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम फार्मर्स. फार्मर से फूड ग्रेन प्रोक्योर किया जाता है एट दिस अश्योर्ड प्राइस एंड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड देयर एजेंसीज. फॉर व्हाट डू दे डू विद दिस? they put it in the central pool of food grains. They have the central pool of food grains. और ये central pool of food grains किस लिए यूज होता है? The central pool of food grains is then used for providing food grains under the public distribution system. एंड जो बाकी के वेलफेयर स्कीम्स हैं एंड इसको ऑल्सो रखा जाता है एज रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ अ बफर स्टॉक ताकि फूड सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर हो सके. राइट. सो क्या एमएसपी सारे क्रॉप्स के लिए अवेलेबल है? नहीं, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल क्रॉप्स. सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है एमएसपी फॉर व्हाटएवर एक्स नंबर ऑफ क्रॉप्स, जनरली 23 crops every year, 23 crops before the Kharif and Rabi seasons, and this is based on the recommendation of the CACP. CACP के recommendation पर होता है. We'll just see that in a while. That is the Commission for Agricultural Costs and Prices. And देखिए बेसिकली राइस एंड वीट जो है वो प्राइमरी फूड ग्रेन्स हैं that are distributed under the public distribution system. एंड इनको जो है स्टोर करके रखा जाता है फॉर द फूड सिक्योरिटी. तो इन क्रॉप्स का दैट इज राइस एंड व्हीट का जो प्रोक्योरमेंट लेवल है वो कंसिडरेबली हाई है. बट जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है था 2013 का, उसमें ये रिक्वायर्ड था सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को कि प्रोग्रेसिवली नेसेसरी रिफॉर्म्स जो हैं वो लिए जाए इन पीडीएस. एंड एक रिफॉर्म दैट वाज is that one reform requires them to diversify the commodities that are distributed in this particular PDS over a particular period or over a period of time.
तो प्रोक्योरमेंट कैसे वेरी करता है स्टेट्स में? सी द प्रोक्योरमेंट जो है फूड ग्रेन्स का वो लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ स्टेट्स में, ठीक है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू स्टेट्स. अब 3 states that is Madhya Pradesh, Punjab and Haryana produce 46%. They produce 46% of the wheat in the country. And यहाँ से इन states से 85% of the procurement होता है. राइस के लिए भी कुछ स्टेट्स हैं, 6 states बेसिकली, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा एंड उड़ीसा. यहाँ से 40% ऑफ द प्रोडक्शन होता है एंड 74% ऑफ द प्रोक्योरमेंट होता है. अब देखिए, तो वी कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर प्रोक्योरमेंट इज स्क्यूड इन फेवर ऑफ सर्टन स्टेट्स. तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 का था, उसमें इट रिक्वायर्स दैट द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स शुड स्ट्राइव टू प्रोग्रेसिवली do geographical diversification of procurement. तो देखिए, central, how has MSP affected the cropping pattern if we try and understand? See, central government का जो procurement policy है, उसका objective है farmers get remunerative prices for their products and उनको distress sale ना करना पड़े. अब एक फार्मर को अगर बेटर प्राइस मिल रहा है इन कंपैरिजन टू एमएसपी, लाइक वी सेड, दे आर फ्री टू सेल देयर प्रोड्यूस इन ओपन मार्केट. 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे में ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर if there is a regular increase in MSP, farmers see it as a signal to opt for crops that have an assured procurement system, in the sense that, for example, rice and wheat. So basically, MSP क्या करता है? It incentivizes farmers to grow crops that are procured by the government. And wheat and rice are major food grains provided under this PDS. So the focus is under the PDS also to procure these crops, that is wheat and rice. So इससे क्या होता है कि the production of crops gets skewed in the favor of wheat and rice, particularly उन states पर जहां पर procurement level high है. And in those states where the procurement level is high of wheat and rice, it does not incentivize farmers to go for other crops. अब ये क्रॉप्स वाटर इंटेंसिव हैं, सो दिस पुट्स अ प्रेशर ऑन द वाटर टेबल एज दीज क्रॉप्स बीइंग आर वाटर इंटेंसिव टेक अ लॉट ऑफ वाटर. तो दिस काइंड ऑफ अफेक्ट्स द क्रॉपिंग पैटर्न. So how is the MSP calculated? The MSP rate at which the government purchases crops from the farmers is based on a calculation of at least 1.5 times the cost of production that is incurred by the farmers. So cost of production is calculated, and the MSP is based on a calculation of 1.5 times. So the MSP should be at least 1.5 times the cost. It is at least 1.5 times the cost of productions that the farmer incurs. अब बेसिकली एमएसपी जो है इसको कौन रेकमेंड करता है? इट इज रेकमेंडेड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी दैट इज कॉल्ड द CACP, दैट इज द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस. And the CACP recommends it to the CCEA, that is the Cabinet Committee on Economic Affairs. And this Cabinet Committee on Economic Affairs announces the MSP before the sowing seasons. So MSP is fixed twice a year on the recommendations of this particular CACP. And ye CACP is basically a statutory body and submits separate reports recommending prices for the Kharif and Rabi seasons. So MSP is announced for 23 crops. MSP is not announced for tea, coffee, horticulture crops except mostly. And tea का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया बिड्स एंड डिसाइड्स, टी बोर्ड एट कैलकाटा डिसाइड्स टी का प्राइस कैसा होता है. For sugarcane, we saw that FRP is announced, fair and remunerative price. Now, when we said that MSP is at 1.5 times the cost of production, how is this cost of production calculated? So this, which are the production costs that are taken while fixing the MSPs?
So very quickly, we'll try to understand this. There are three kinds of production costs that the CACP projects for every crop at the state level and at an all India average level. One is A2. We'll quickly understand this. A2 का in simple words मतलब होता है actual cost that is incurred in cultivation. That is the A2 cost. That includes pesticides, seeds. That is cost covers all paid out costs directly incurred by the farmer in cash or kind, like seeds, fertilizers, pesticides, hired labor, irrigation, fuel. ये सब जो है that comes under A2 cost. A2 plus FL. There is this another cost that is known as A2 plus FL. अब ये A2 plus FL is basically, FL क्या होता है? FL is imputed cost of family labor. इसका मतलब क्या होता है कि दिस इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर का मतलब होता है कि कॉस्ट दैट कॉस्ट विच हैज बीन इनकर्ड विच हैज नॉट बीन इनकर्ड इन रियलिटी. ये कॉस्ट जो एक्चुअली में रियलिटी में इनकर नहीं हुआ है, बट अगर आपका फैमिली लेबर नहीं होता, if that family member or the labor from your family was not working, you would have incurred that cost. So your family labor from your family is working in the farm. So the cost that would have been incurred had that family labor not worked at your farm, that is FL. So A2 plus FL is basically, A2 is the जो पहले था, that is the actual cost, and this FL is the imputed cost of family labor or imputed value of unpaid family labor, what we can call. C2 क्या होता है? C2 is basically the third kind of cost is C2, and it includes a more comprehensive cost. In the sense, C2 अगर हम देखें तो C2 is equal to A2 plus FL plus imputed cost of capital. अब ये imputed cost of capital का मतलब क्या होता है कि simplistically if we see, if instead of cultivating on your own piece of land, if you would have cultivated on an other's land, you would have paid rent to that person. If you didn't use your own equipment, that cost that you would have paid as let's say rental or basically the rentals and interests foregone on owned land. So basically C2 is A2 plus FL plus the imputed cost of capital. So these are the three kinds of costs. गवर्नमेंट एक्चुअली एमएसपी जब कैलकुलेट करता है, एमएसपी जब कैलकुलेट यहाँ पे किया जाता है, दैट इज 50% अबव A2 प्लस FL. A2 प्लस FL कॉस्ट पे 50% अबव. अगर A2 प्लस FL लेटर से X अमाउंट है, सो MSP वुड बी 1.5x. Okay, so why see, the thing is CACP considers this A2 plus FL cost and also considers C2 cost while recommending the MSP, but actually में ये जो calculate किया जाता है, ये 1.5x जब हम ये x यहाँ पर कर रहे हैं, that is the A2 plus FL cost. It does consider C2 cost while recommending, but that is used as a benchmark. But while doing this calculation of 1.5 times this, it is the A2 plus FL cost is considered. So why C2 cost is not considered? See, imputed cost of capital in India, this particular thing is highly variable across India for different cropping systems. Land, rent of tractors are different. So if you actually calculate this, this is going to be very, very variable. हाँ, ये जो ये था कि imputed cost imputed value of unpaid family labor, that is also variable, but the variability is less. So A2 plus FL, जो अगर imputed cost of capital consider करेंगे तो that will be a huge variation. See, one more reason why हम C2 को include नहीं किया जाता है यहाँ पर is this. See, it's imputed cost of capital. अब एक large farmer के पास अगर हम देखें तो the large farmer has much more capital as compared to a small farmer. यानी कि ज़्यादा machines, खुद का land. So that imputed cost, it would be added here. So in that case, imputed cost of capital for large farmer would be much more.
than small farmer. And see, and then the MSP would go up very high. अगर MSP C2 कॉस्ट पर दे दिया जाए, then it becomes a privilege, it does not become a right. ऐसा कहा जाता है. So that is it. That is how it is calculated. Generally 1.5 times the cost of production होता है. Cost of production calculate करने का we've just seen. अब basically यही होता है कि CACP recommends this to the CCEA, that is the Cabinet Committee on Economic Affairs, that of the union government, and that takes a final decision on the level of MSPs and other recommendations that the CACP makes. Somewhere around in June, it was in news that क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को एनकरेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हाइक्ड द एमएसपी फॉर सर्टेन for paddy, pulses, oil seeds, and इससे what do you think could be the advantage of hiking the MSP of such nutri-rich cereals or nutrient-rich cereals? See, this added focus that they gave on these nutrient-rich cereals was to incentivize its production in areas where rice and wheat cannot be grown, without long-term adverse implications for groundwater table. Basically, see what has happened over the last few years. There has been an attempt, or there have been efforts that have been made to align these MSPs in favor of pulses, in favor of coarse cereals, in favor of oil seeds. क्यों? ताकि farmers को encourage किया जा सके to shift to larger areas under these crops and adopt best technologies and to correct this supply-demand imbalance that exists. There are certain issues with the MSP. देखिए, एक मेजर प्रॉब्लम एमएसपी के साथ ये है कि एक गवर्नमेंट मशीनरी नहीं है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल क्रॉप्स एक्सेप्ट वीट एंड राइस. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्टिवली प्रोक्योर करती है सिर्फ वीट और राइस को under the PDS. So as state governments procure the last mile grain, it's given here that as state governments procure the last mile grain, the farmers of states where the grain is procured completely by the government benefit more than those states that procure less. तो जहां पर government procurement is not high, those people are affected more. और इशू ये हो सकता है एमएसपी से के साथ कि एमएसपी जो है दैट इज बेस्ड एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम है दैट इज डिपेंडेंट ऑन मिडिलमैन, कमीशन एजेंट्स एंड एपीएमसी ऑफिशियल्स, जो और जनरली स्मॉलर फार्मर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट एक्सेस टू दिस. सीएसीपी 2018-19 में अपनी पॉलिसी रिपोर्ट में CACP suggested that there should be a law that confers the farmers the right to sell at MSP. So now the question that we should be discussing very importantly is, so a contentious issue that was in news recently was about the legalization of MSP. What are its implications? So a lot of farmer groups had been recently demanding for a legal sanctity of the MSP. Government in its response assured that the farmers would continue to get MSP, but it was not ready to provide legal status. Now presently अगर हम देखें तो MSP does not enjoy कोई भी तरह का statutory recognition. It means that private sector पे कोई ओनस नहीं है अबाउट बाइंग एट एमएसपी. तो बिकॉज एमएसपीज डू नॉट हैव एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग, farmers cannot demand MSP as a matter of right. So there have been demands about enacting a legislation that confers mandatory status to MSP rather than just being a desired or indicative price. अगर ये लीगलाइजेशन करना है एमएसपी का तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? तो 3 तरीके हैं. बेसिकली 3 ways are there for this to be implemented. First is that the government can force the private sectors, the private traders to purchase at MSP.
ठीक है, प्राइवेट ट्रेडर्स टू परचेस एट एमएसपी। एंड ये ऑलरेडी एप्लीकेबल है, जैसे कि शुगर केन में हमने देखा फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस होता है, शुगर मिल्स आर रिक्वायर्ड टू पे फार्मर्स फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर केन, एंड कुछ स्टेट्स उसके ऊपर भी फिक्स कर देते हैं, and they have to do that within 14 days of their purchase. So that way can be done, wherein private traders are said कि आपको इस प्राइस पर खरीदना ही है. Second way is that the government undertakes guaranteed procurement at MSP, that is through its agencies जैसे कि FCI. So those agencies of the government, FCI, National Agricultural, so this NAFED and the CCI, that is Cotton Corporation of India, they can do the procurement at MSPs as in mandatorily. Or what can be done is guaranteeing MSP via price deficiency. प्राइस डेफिशिएंसी, अब यहाँ पर प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट्स के थ्रू कर सकता है गवर्नमेंट की. गवर्नमेंट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट नाइदर, थर्ड वे ऑफ लीगलाइजिंग दिस, third way of implementing this is that government can neither purchase it at neither directly purchase it and neither does it force the private traders to buy at MSP. What it can do is it can tell the farmers that sell your product at market prices, whatever difference is there that we will pay. तो अगर हम MSP कैलकुलेट कर रहे हैं एज 100 रुपीज पर केजी वट एवर, एंड द मार्केट प्राइस इज 50, वील पे यू द डिफरेंस, वील पे यू द अमाउंट 50 रुपीज, बट वील पे यू द डिफरेंस. दैट इज वन वे. सो दैट गारंटीड पेमेंट. सो नाउ कम्स द क्वेश्चन अबाउट what is it. Now it comes to the analysis of whether such a move is required or not, legalization of the MSP. How practical is it and what are its implications? See, अगर हम MSP की बात करें तो one reason why we can think of legalization of MSP being good is that it can enhance income levels. So भले ही गवर्नमेंट MSP डिक्लेयर करता है, उसका प्रोक्योरमेंट बहुत ही लिमिटेड है to certain crops in certain regions. Most of the farmers sell their commodities below MSP in open market to traders and middlemen. So it can, if MSP gets legalized, it can enhance the income levels of those farmers. ठीक है, ये एक चीज है. But there are way too many challenges and concerns as far as this is concerned. Okay, we will just quickly look at those. अब देखिए, एक चीज ये है कि that we will discuss in the last, कि will a legal backing solve all the problems. But before that, see, क्या होगा, हमने बताया कि किस तरीके से ये लीगलाइजेशन किया जा सकता है. उसमें एक तरीका तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर को आप मैंडेटरी कर दीजिए खरीदना एट MSP. उसमें क्या होगा इन दैट केस, so in the event of, let's say, a great harvest, prices of commodities जो है वो MSP के बिलो चली जाएंगी. This is MSP, the prices will go below the MSP. अब इस टाइम पर अगर आप प्राइवेट सेक्टर को कह रहे हैं कि purchase the food grains at MSP, then they will not do it. During such times, private sector may not procure the commodities. नहीं तो उनको लगेगा कि हमें पेनल्टी भरनी पड़ेगी. तब क्या होगा, जब आप बम्पर हार्वेस्ट में प्राइवेट सेक्टर इज नॉट गोइंग टू प्रोक्योर, so who has to procure then? There has to be a higher procurement by the FCI. FCI has to procure more. अब जब FCI ज्यादा प्रोक्योर करेगा तो क्या होगा, उससे सरप्लस स्टॉक हो जाएगा. स्टॉक जो है इट विल बिकम सरप्लस. अब इससे क्या होगा, इतना ज्यादा स्टॉक होगा तो इसको डंप करना पड़ेगा इन ओपन मार्केट. अब इस सरप्लस स्टॉक को डंप करना पड़ेगा ओपन मार्केट में. अब ओपन मार्केट में जब डंप कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, देयर विल बी अ फॉल इन प्राइसेस एंड ट्रेडर्स वुड बाय कमोडिटीज फ्रॉम FCI एंड दे वुड नॉट बाय फ्रॉम फार्मर्स. So that way it goes against the interest of farmers. अब legalization of MSP, actually speaking, would encourage overproduction of rice and wheat as has been happening. ये देखा ही है कि होता ही है ये कि MSP
because of MSP, what has happened is rice and wheat have been overproduced. उसको legalize कर देंगे तो that will further increase. अब उसका environmental cost जो है that is very high because there is a decline in soil fertility, there is depletion of groundwater, and if that happens, it will lead to the decline in the income of farmers. So this way we can say that it goes against the interests of farmers. Now, if these food grains are supposed to be procured at a higher cost due to the statutory MSP, either by the private sector or compulsorily by the government, what will happen is that it would lead to increase in food prices. Private sector agar higher price पे खरीदेगा especially, so it will lead to the increase in food prices and it would lead to inflation in the economy. So it will have an adverse impact on the economy. The higher prices of commodities would adversely affect the export of agricultural commodities also. So that way again it will have an adverse impact on the economy. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? Next. अब फाइनेंसिंग नीड्स, ठीक है, आप कह तो देंगे कि हम एमएसपी दे देंगे, अगर आप कह तो रहे हैं कि एमएसपी कंपलसरी कर देना चाहिए, बट पैसा कहाँ से आएगा? फाइनेंसिंग नीड्स कुछ ऐसे एस्टिमेट्स हैं जो ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट was to procure all the 23 crops at MSP, it would amount to half of the government's budget. And that is huge and unsustainable. So this is a big problem, the financing need. The financing is a big problem. Now the other thing is, so ये देखिए, अगर फाइनेंसिंग नीड्स, गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी? गवर्नमेंट विल हैव टू बोरो मोर, इफ इट बोरोज मोर उसका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा. सो देन अगेन देयर विल बी एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी. अब एक और चीज ये है कि देखिए, ऑलरेडी जब एफसीआई प्रोक्योर करता है, एफसीआई जो प्रोक्योर करता है उसकी वजह से काफी सारे बफर स्टॉक्स हो गए हैं. अब यहाँ पर इट वुड फर्दर लीड टू बफर स्टॉक्स एंड इंक्रीज बफर स्टॉक्स. एंड अगर इस तरीके का सिस्टम आए, बिकॉज अगर लेट्स से प्राइवेट सेक्टर नहीं खरीद रहा है, देन गवर्नमेंट हैज टू बाय बिकॉज इट हैज गिवन अ लीगल गारंटी. अब बफर स्टॉक्स और भी बढ़ जाएंगे. ऑलरेडी जो है हमारे पास उसमें वी फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस व्हेन इट कम्स टू स्टोरेज. Now, if further your buffer stocks go up, it will lead to higher storage costs and wastages, and legalization of MSP would further worsen the scenario. अब नेक्स्ट चीज ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज आ जाता है. सी, there is a lack of government machinery to procure all crops that are under the MSP system. सारे क्रॉप्स को प्रोक्योर करना एडमिनिस्ट्रेटिवली भी बहुत डिफिकल्ट है. अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट it would be a violation of WTO's agreement on agriculture. So we have there is a video that we have made on this WTO's agreement on agriculture. If you want to know more about it, you can check that out if you haven't. And yeah, so see, legalization of MSP से क्या होगा कि it would violate the limit that are there on the subsidies under the एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. ऑलरेडी विद हमारा जो करंट सिस्टम है उस पर भी बहुत सारी आपत्ति, लाइक पीपल हैव, जो कंट्रीज हैं, यूएस है, उनको यूएस को बहुत आपत्ति है उससे. दे हैव प्रॉब्लम्स एंड दे हैव चैलेंज्ड दिस. सो वी आर ऑलरेडी फेसिंग क्रिटिसिज्म. एंड अगर हम इस तरीके का कंपल्सरी कर देंगे, सो इट विल फर्दर continue to be challenged even more by the other countries, and India's quest for this permanent solution on the public stockholding could be in danger. And देखिए, ये you can go and check this out if you want about the agreement on agriculture. We have a proper video for it. Anyhow, अब एक चीज ये है कि only 6% of the farmers जो हैं, they are able to actually benefit from the MSP. Similarly, जो most rice and wheat, जितना भी most of the rice and wheat, like we said, is procured from Madhya Pradesh, Punjab and Haryana. अब
अगर हम एमएसपी को लीगलाइज कर देते हैं, इट कुड वर्सन द सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, द सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एंड इट कैन प्रमोट रीजनल डिस्पैरिटी एज वेल. Next, environmental cost. See, already the current system itself has had an impact on the environment, and this would further encourage the farmers to grow more rice and wheat, leading to a further rise in environmental problems. अब एक और चीज ये है कि देखिए, गवर्नमेंट जब भी इंटरवीन करता है इन एनी फ्री मार्केट इकोनॉमी, द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज should be decided by market forces and not the state. So economic survey 2019-20 में ये बोला गया था, ये हाईलाइट किया गया था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कभी कभी गलत भी हो जाता है, इन द सेंस कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन भले ही वेल intended ho, it often ends up adversely affecting the market. Next question is, will a legal backing solve all the problems? अगर आप legal status दे भी देते हैं कि क्या वो सारे problems को solve कर देगा? See, remunerative price or MSP is only one part of the problem that farmers have to face. Farmers have many other issues other than price. One important issue is they lack information on which crop to grow. कब सो करना है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन से देने हैं, कौन सा पेस्ट किस क्रॉप को अटैक कर रहा है. फार्मर्स के पास हार्वेस्ट करने के बाद उस अपने प्रोड्यूस का जो शेल्फ लाइफ है उसको बेटर करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं है. फार्मर्स आर शॉर्ट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज to ensure better shelf life of their product. उसके अलावा they do not get adequate facilities to irrigate their lands. There are not ample warehouses to store their produce at village levels, and there are no proper roads that connect them to the mandis. A legal backing for the MSP could also lead to traders moving away from those places where this legalized MSP is implemented more strictly. So the traders would go away from those places जहाँ पे इसका implementation strict है. जैसे पंजाब में हुआ था कि पंजाब सेट कि हम MSP को लीगल कर देंगे या बाइंडिंग कर देंगे, तो वीट जो ट्रेडर्स थे उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ से निकल जाते हैं, हम ट्रबल नहीं चाहते हैं, हम स्टेट से ही निकल जाते हैं. सो इस तरीके की चीज हो सकती है जहां पे ज्यादा स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन हो इस लॉ का. के अलावा भी अगर हम देखें तो देयर आर मेनी रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया इन जनरल, नॉट अबाउट लीगलाइजेशन ऑफ द एमएसपी बट अदरवाइज. सो कई सारे चैलेंजेस हैं या फिर क्रिटिसिज्म्स हम कह सकते हैं एज फार एज एमएसपी रेजीम इन इंडिया इज कंसर्न. ये कहा जाता है कि क्विकली मेजरली ये क्रिटिसिज्म है कि देयर इज नो रोबस्ट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एज फार एज एमएसपी इज कंसर्न इन जनरल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लीगलाइजेशन पार्ट. ऑल्सो ये भी कहा जाता है कि देयर इज इम्प्रॉपर सुपरविजन ऑफ फूड इम्पोर्ट्स. Then there is also a criticism that the evaluation of the cost by CACP is inaccurate. This is one criticism. The next criticism is that the procurement mechanism that is there under the MSP regime is actually not reaching the small and marginal farmers. So that is about the MSP in general. So now the question is, what is the way forward? We can see that there are way too many challenges and concerns when it comes to legalization of these MSPs. अब तो क्या करना चाहिए? What could be the way forward? अब देखिए, इकोनॉमिस्ट्स में ये ग्रोइंग कंसेंसस है कि we should go for guaranteeing minimum incomes. ठीक है, अगेंस्ट दीज प्राइजेस टू फार्मर्स. हम प्राइजेस को हम फार्मर्स को जो है मिनिमम इनकम गारंटी कर सकते हैं. इससे होगा क्या कि देखिए, WTO का जो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उसमें इनकम सपोर्ट
आता है अंडर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी. दैट इज गुड. सो द स्टेट कैन गिव सपोर्ट एज मच सपोर्ट एज इट वांट्स. ये एक चीज है. ठीक है. सो देयर इज अ ग्रोइंग कंसेंसस कि एक गारंटीड इनकम सपोर्ट होना चाहिए रादर देन प्राइस सपोर्ट टू फार्मर्स. अब इसका मतलब ये होगा कि ज्यादा कैश ट्रांसफर करना पड़ेगा आइदर ऑन अ पर हेक्टेयर बेसिस, जैसे कि तेलंगाना गवर्नमेंट का एक स्कीम है रायतु बंधु स्कीम, या फिर जो पर फार्म हाउस होल्ड है उसके बेसिस पर कर सकते हैं ट्रांसफर. बट व्हाट वी कुड डू इज वी कुड गो फॉर मोर कैश ट्रांसफर्स, जैसे पीएम किसान में जो है दैट इज पर फार्म हाउस होल्ड. सो that is something that can be done. Direct cash transfers, making more direct cash transfers, enhancing them. अब देखिए, we saw that the financing needs, अगर if we go for this legalization of MSP, the burden on the state will be huge. So अगर इस तरीके का कुछ कर रहे हैं, अगर MSP को लीगलाइज कर रहे हैं, so that रिसोर्स रिक्वायरमेंट विल बी सो ह्यूज कि गवर्नमेंट के पास और कोई रिसोर्स नहीं बचेगा टू मेक अदर इन्वेस्टमेंट्स, लाइक टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन इरिगेशन, टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन अदर इंसेंटिव्स. अब देखिए, ऑलरेडी हम देख सकते हैं पंजाब जैसे स्टेट्स में कि देयर इज एन ओवर रिलायंस ऑन एमएसपी. अगर हम लीगलाइज कर देंगे सो देयर विल बी अ डेंजर ऑफ ओवर रिलायंस ऑन एमएसपी दैट इज ऑलरेडी विजिबल इन द स्टेट ऑफ पंजाब. एग्रीकल्चर वहां पर जो है एक स्टैटिक स्टेज पर पहुंच गया है. कैसे? क्योंकि पंजाब जैसे स्टेट्स में जहां पर एमएसपी है, उस स्टेट में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स नहीं हो रहा है. So it is just stuck on paddy, which is destroying its natural resources, environment, and it is actually destroying the long-term prospects of farming as well. So what more can be done? See, what is the major pros? What is the major advantage of those people who say, what is the argument that they have in favor of legalizing MSPs? They say that it will enhance income levels. So rather, if we really want to enhance income levels, we should address the core issues. The issue at the heart of it is to improve the state of the farmers by making farming more remunerative. Farming actually needs intellectual and scientific knowledge much more than subsidized electricity or credit or subsidized fertilizers, etc. One way is also to include encouraging farmers towards animal husbandry. See, the point is we have to try and make farming remunerative. The other issues that exist, the other problems that the farmers face must also be addressed along with this. There should be technological support that should be given to them. There should be more information that they must have access to about when to sow and what nutrients they should apply, and all of those problems that we discussed, those problems should be solved. That should be the focus. Warehousing facilities should reach the village level, should reach all the villages. There should be proper roads to connect them to the mandis. There should be adequate facilities for irrigation that must be provided. So all these kind of supports will actually lead to enhancement in the income levels of the farmers, and thus what we want to achieve through MSP or through legalization of MSP can be done by addressing all these core issues. ठीक है, तो with this we would conclude this video. Hope this session was helpful. So what you can do is go and search questions related to mock questions related to MSP. If you find any, try and answer them with we have tried to cover most of the important aspects. So yes, that's about it for today.